नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि जितने सारे स्टॉक के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स हैं, जहाँ पे एज ए स्विंग ट्रेडिंग बनता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जो मेरा खुद का ट्रेड है, वही मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। कोई भी टिप्स और बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आप आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है IEX, सॉरी, IRFC। तो IRFC आप सभी जानते हैं, एक रेलवे गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी है। और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में जो जो कंपनीज है, सेक्टर वाइज देखा जाए तो इस कंपनी नंबर वन है। अगर मैं इसका कंपटीटर दिखा दूं तो आप देखेंगे तो PFC और IRFC इस दोनों में हमेशा टक्कर चलते रहते हैं। कभी IRFC नंबर वन हो जाते हैं, कभी PFC नंबर वन हो जाता है। PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IRFC जो रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी। तो दोनों का ही मार्केट कैप देखेंगे तो सेम टू सेम है। छोटा सा इधर उधर चेंजिंग देखने को मिलेगा। अगर दोनों के मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो IRFC से भी ज़्यादा कर्जा किसके पास है, PFC के पास है। उसके साथ ROC ROE में देखा है तो PFC के पास ज़्यादा ROC देखने को मिलेगा। तो कोई बात नहीं, ROC देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको फाइनेंस कंपनी में ROE देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है। तो पर इक्विटी में कितना रिटर्न कमा रहा है, तो वो मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 14% के आसपास। और उसी जगह पे अगर मैं PFC के बारे में बात करूँ तो PFC के भी एक बार दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे कितना 20% के आसपास। ऑब्वियसली PFC एक अच्छा कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो IRFC भी डिविडेंड दिया करीबन 3% के आसपास। तो कंपनीज के जो आपको जो लग रहा है कि कंपनी ने सर 8.5% के आसपास कर्जा लिया, तो क्या कंपनी खुद को सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, एक पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूँ तो इस तरीके से कंपनी में एक पॉजिटिविटी आपको हमेशा देखना चाहिए। जब कोई कंपनी अच्छा खासा इनकम कर रहा है और उसके साथ-साथ कंपनी मतलब उसका जो डेप्थ है, उसका जो कर्जा है, उस कर्जे को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी का यही काम होता है, पहले खुद लोन ले और उसके बाद दूसरों को वो लोन बाँटे और उस लोन से जो इंटरेस्ट का कमाई होते हैं, वही फाइनेंस कंपनी का इनकम है। तो लोन जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही फाइनेंस कंपनी के लिए खास है। ये बात तो सही है। फिर भी ये भी आपको नोटिस करना है, क्या वो लोन लेने के बाद वो क्या मार्केट मार्केट से जो लोन बाँट रहे हैं, वो कितने परसेंटेज लोन मार्केट से उठा पा रहा है? उसको देखने के लिए आपको क्वार्टरली रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे तो सेल्स किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ और एक्सपेंस कंपनी एकदम नाक के बराबर हुआ। अभी आप कहेंगे सर इतना कम एक्सपेंस, हाँ ज़रूर, क्योंकि इस कंपनी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो नहीं है। कंपनी सिर्फ ऑफिस मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे एक्सपेंस कर रहा है। अगर एक्सपेंस को मैं डिटेल्स में दिखा दूँ, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट ही इसका एक्सपेंस है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। और साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है सब कुछ पेमेंट करने के बाद, आप देखेंगे इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जनरेट किया। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से, पिछले सालों के क्वार्टर की तुलना से कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी वो धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट भी करेगा, धीरे-धीरे करके खुद को अलग लेवल तक लेके जाएगा। क्योंकि साल भर की बात करूँ तो साल भर में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिए, रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ और कर्जा लगातार बढ़ते चले गए। लास्ट कुछ 3 से 4 मंथ्स, अब 3 से 4 ईयर आप देखेंगे तो जो कर्जा 2 लाख करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 4 लाख करोड़। तो इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कर्जा भी ले लिया और कर्जे के हिसाब से कंपनी इनकम भी कर रहा है। और रही बात कंपनी के फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट उतना ज़्यादा नहीं है, मगर कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी की इस बार 2,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी ट्रेड रिसीव कर चुकी है। तो इस पैसे को, मतलब इस काम को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आपको एक बिजनेस मिला, आपके हाथ में पैसा नहीं है, पैसा कम है, तो आप उस बिजनेस को करने के लिए लोन तो लेंगे ही ना।
तो उसी तरीके से कंपनी भी लोन ज़्यादा लिया। अभी रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक के पास है, और उसके बाद देखिए एफआईसीडीएस के पास कम होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर एफआईसीडीएस के पास होल्डिंग कम क्यों है? क्योंकि देखिए 86.36% जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, इसमें से 75% होल्डिंग्स उसको करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 11.36% होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। अभी इतना स्टेक बेचेंगे तो कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये होल्डिंग क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनीज में 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना होल्डिंग्स है? 86% के आसपास। इस कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली देखिए सेल अप कर रहा था। अभी लास्ट 2 मंथ्स में, जैसे जून मंथ और जुलाई मंथ, इस दोनों मंथ में देखा जाए तो अच्छा खासा बाइंग भी किए हैं। तो इसी के लिए मुझे लगता है शेयर के ऊपर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला, क्योंकि लास्ट 2 मंथ मतलब जुलाई और अगस्त, और जून जुलाई अगस्त, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ। अभी अगस्त मंथ का डेटा नहीं आया। जब अगस्त मंथ का डेटा आ जाएगा तब मैं आपके साथ वो भी डिस्कशन कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और उसको ब्रेकआउट भी किया, और उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी दिया, और 30% का गेन यहाँ पे मिला। अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ तो उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं एक फूडवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से देखेंगे तो कैंपस एक्टिववेयर इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनीज है। अभी फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी क्यों बना है? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप जो है उस हिसाब से। अगर इसके बाद जितने सारे कंपनीज है, जैसे मिर्जा हो गया, खादिम हो गया, उसके साथ श्रीलेदर्स हो गया, तो इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है। फिर भी आपको कहूँ कि कैंपस एक्टिववेयर फिर से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके अ, उसके प्रीवियस जो कंपनीज है, बाटा इंडिया, क्या उसको ब्रेक कर पाएंगे, उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए बाटा इंडिया का मार्केट कैप अभी भी 21,000 करोड़ है। इसका मतलब कैंपस एक्टिववेयर से दुगना से भी ज्यादा। तो उस हिसाब से इतना जल्द से जल्द तो उसको मतलब ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कैंपस एक्टिववेयर धीरे धीरे करके खुद को बिजनेस को रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी वो उतना पुराना भी नहीं है। 2008 में कंपनी स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर कंपनी स्पोर्ट्स शूज एंड आप देखेंगे तो फुटवेयर्स का जो ब्रांड्स है, जो एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के साथ साथ जो एथलीट्स का जो शूज मतलब शूज है, उसी तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हाई वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। इसका मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, और हाई वैल्यूबल प्रोडक्ट बेचने के कारण कंपनी के ऊपर जो मतलब प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि रिलैक्सो ने जो गलती कर दिया कि मार्केट शेयर को उन्होंने गंवाया, किस कारण से? उसका हाई प्राइस का फूडवेयर बेचने के कारण। तो हाई प्राइस फुटवेयर बेचने के कारण कंपनी का रिलैक्सो का जो मार्केट शेयर था वो गिर गया था, अभी भी गिर चुके हैं। तो कमिटमेंट उन्होंने यही किया कि वो फिर से खुद का जो प्रोडक्शन है वो लो प्राइस कैटेगरीज में और हाई प्राइस कैटेगरीज में, दोनों में ही प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो सेम टू सेम अगर कैंपस एक्टिववेयर खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट अगर लो प्राइस में भी बेचे और हाई प्राइस में भी बेचे, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में बेचे, तो उसका भी ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी का देखिए आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। अभी यही पी रेशियो को मैं कंपेयर करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर। तो आज पी रेशियो कहाँ तक आ गया? करीबन 78, और एवरेज पी रेशियो 5 साल की 104 के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे जो करेक्शन है वो करेक्शन अच्छा खासा हुआ है, और एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा हुआ है। तो इस बेसिस में फिर से वो खड़ा होने का एक पॉसिबिलिटी है। तो कंपनीज के जो पॉइंट्स आपको सबसे अच्छा लगेगा वो पॉइंट्स है कंपनी का आरओसी 3 साल में भी अच्छा है, ईबिटा मार्जिन बेस्ट है, इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी मुझे जो पॉइंट्स वीकनेस लगा वो है पैग रेशियो, जो 1% के नीचे होना चाहिए था, वो 2% के ऊपर है। मार्केट कैप टू सेल 6 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 6 रुपीज भी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। अभी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ
तो लास्ट जो कुछ क्वार्टर्स गया, उस सारे क्वार्टर्स को कंपनी ने क्या किया, बीट किया। कंपनी कंटिन्यूअसली क्वार्टर बेसिस में कंपनी अच्छा खासा मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया और इसी के चलते कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया। तो 31 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ। अभी यही चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी का रिजर्व 400 करोड़ तक पहुंच गया और उसी हिसाब से कंपनी कर्जा भी ले लिया। अभी कर्जा जो लिया गया वो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी किस बेसिस में कर्जा लिया, आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का कर्जा मिला और वो भी कितना 26 करोड़ के लॉन्ग टर्म के, और सबसे ज्यादा कर्जा शॉर्ट टर्म में लिया गया और लीज लाइबिलिटी के भी लिया गया। तो कंपनी खुद के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कर्जा भी लिया और लीज लाइबिलिटी भी लिया। लीज लाइबिलिटी मतलब मान के चलिए कंपनी नया एक शॉपिंग मतलब एक मॉल ओपन करना चाहता है, एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको लीज लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से लीज लेने के लिए कंपनी का लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो कंपनीज के ओवरऑल में इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा। क्यों रखा, देखिए इसके ऊपर कंटिन्यूसली मार्च मंथ में बाई हुआ, अप्रैल मंथ में सेल, मई जून में बाई हुआ और जुलाई मंथ में सेल। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स बना, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ और मैं बार बार आपको यही बोल चुका हूँ, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना करे तब तक इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं तब तक होल्ड करूंगा, मतलब तब तक इंतजार करूंगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करे, उसके बाद रिट्रेसमेंट करे तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पे एंट्री लेवल्स नहीं बना, तो जब एंट्री लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, मुझे एक दोस्त ने ये भी कमेंट्स किया, सर एंट्री लेवल नहीं बना तो आपने उसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया? देखिए आपको मैं एंट्री लेवल बार बार बताऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि मैं आपको टिप्स भेज रहा हूँ कि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री ले लो, यहाँ पे टारगेट बनेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो वो तो टिप्स हो जाएगा। मैं कोई टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आपको जानकारी कंटिन्यू किसी स्टॉक के ऊपर पाना है तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा वॉच करना चाहिए, चाहे वो उसको में ट्रेड मिले और ना मिले। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, हमें हमेशा मैं कुछ कंपनीज को फॉलो करता हूँ, उस कंपनी के ऊपर कभी भी ट्रेड मिले तो मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो इसमें आपको 5000 कंपनी ढूंढने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ 200 100 से 100 कंपनी को ही पकड़ लीजिए, उस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उस कंपनी के ऊपर ट्रेड बने तभी इनिशिएट करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉसेस होने का चांसेस कम होगा। अगर आप 100 जगह पे आप 1000 कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मान के चलिए आपको 100 मतलब 50 से 60 कंपनी आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक साथ ट्रेड मिलेगा। क्या आप 50 से 60 कंपनी के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं? अगर ले ले भी लिया तो आप मतलब वहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि कौन सा स्टॉक में कितना दिन लगेगा टारगेट मिलने में कोई पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आप नहीं ले सकते और कम कंपनी के ऊपर भी काम नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इस कंपनी के ऊपर हर किसी का चर्चा है और इस कंपनी के ऊपर जो इसका मोनोपोली था, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मोनोपोली खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो है कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस था उस मोनोपोली को खत्म किया। और फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे, अभी भी कमेंट्स आते हैं कि सर इसका मोनोपोली खत्म हो गया तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, कंपनी तो मतलब अभी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कंपनी का बिजनेस जो है वो मतलब देखा जाए तो एक एक्सचेंज है और वो भी किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो पावर सेक्टर का एक एक्सचेंज है, उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पावर का जो कंजम्पशन है, पावर का जो डिमांड है वो फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। अभी मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 11,200 करोड़। पी रेशियो के बारे में बात करें तो पी रेशियो ठीक ठाक है, आरओई बेस्ड है। कंपनी का इनकम भी ठीक ठाक है, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। जब हर पैरामीटर पॉजिटिव है उसके साथ साथ कंपनी का एक भी क्वार्टर में आपको सेल्स डाउन नहीं दिखेगा। हर क्वार्टर को कंपनी ने बीट किया और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। तो सब कुछ अगर पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। और रही बात कंपनी के रिजर्व का, देखिए रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हुआ और कर्जा ना के बराबर है और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। अभी कंपनीज के जो मतलब डेटा है उस हिसाब से बात करूँ तो लास्ट मार्च अप्रैल में कंपनी के ऊपर बाय किया गया था, मई जून में सेल ऑफ किया गया और जुलाई मंथ में फिर से बाय किया गया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक रेंज में आपको
बना के दिया था और उस रेंज के अंदर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड बना था और बाइंग ट्रेंड यहाँ पे 20% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 21%। तो यहाँ पे ट्रेड बना। ट्रेड किस तरीके से बना, इस नीच जब भी मैं आपको बताया था इस नीचे लेवल को टच करेगा तो एंटी बनेगा और यहाँ तक इसका टारगेट रहेगा। तो एंटी तो मैं यहाँ पे इस जगह पे ले चुका हूँ, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक, तो मैं इस तरीके से लेवल को टारगेट अचीव करने के लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है आप देखेंगे लंसर कंटेनर्स लिमिटेड। तो ये एक देखा जाए तो कंटेनर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो कंटेनर बिजनेस इंडस्ट्री इस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि बाहर के बहुत सारे कंट्रीज के कंपनीज इंडिया में आकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे खुद का प्रोडक्ट को। तो जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसको एक्सपोर्ट करने में, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स का जरूरत होगा। तो कंटेनर इंडस्ट्रीज फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला सेक्टर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको शानदार देखने को मिलेगा और इस सारे परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और वो भी बोनस का। कंपनी 22 तारीख को आपको हर एक शेयर में हर हर आपको हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप हर शेयर मतलब हर वीडियोस में बोनस और स्प्लिट के बारे में बात करते हैं, तो बोनस और स्प्लिट देखना क्या जरूरी है? देखिए, आपको अगर स्प्लिट और बोनस चाहिए किसी कंपनीज के ऊपर तो जरूर मतलब उस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद काम करिए। और मैं आपको हर हर किसी कंपनीज के ऊपर जो बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट आते हैं, तो मैं इसीलिए डिस्कस करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर किसी भी कंपनी में अगर बोनस और स्प्लिट का अपडेट्स आए तो जरूर यहाँ पे डिस्कशन करना। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर बोनस दिया तो आप जाकर कल निवेश कर लीजिए। ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आपको रिस्क के हिसाब से करना होगा, आपके रिसर्च आपके मतलब स्टडीज के हिसाब से करना होगा। मेरे बात सुनकर किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए। मेरे बात सुनकर आप सिर्फ सीखिए, जानिए और उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।